अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। IMF हुकूमत से मुसलसल टैक्स नेट बढ़ाने का मुतालबा कर रहा है। उन सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने का कह रहा है जो टैक्स नहीं देते, जिसमें रिटेलर्स और रियल एस्टेट सरफहरिस्त हैं। इसलिए हुकूमत ने अप्रैल में रिटेलर्स और ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई और ताजिरों को रज़ाकाराना तौर पर रजिस्टर होने के लिए 1 माह की मोहलत भी दी। और 1 माह की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद अब तक सिर्फ 75 रिटेलर्स ने खुद को इस स्कीम में रजिस्टर किया है, जबकि यह स्कीम 5 शहरों में 32 लाख ताजिरों के लिए मुतारिफ करवाई गई थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक ताजिर दोस्त स्कीम में नाकामी के बाद अब हुकूमत इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख बढ़ाने का सोच रही है। रजिस्ट्रेशन में तोसी का फैसला चेयरमैन FBR वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। इसके अलावा FBR रवां माली साल के इब्तिदाई 10 माह में अपने टैक्स हदफ को हासिल करने में भी अब पीछे हो गया है। इब्तिदाई 9 माह में टारगेट पूरा करने के बाद अप्रैल के महीने में कम टैक्स इकट्ठा किया गया, जिसके बाद जुलाई से अप्रैल तक टारगेट से 34 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा हुआ है। हुकूमत ने जुलाई से अप्रैल तक 7,414 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ रखा था, लेकिन इस अरसे में FBR 7,380 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर सका है। ये टैक्स वसूली गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 31% ज़्यादा है, लेकिन हुकूमती टारगेट से कम है। टैक्स वसूली में कमी के पेश नज़र FBR ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है और नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत कर दी है। FBR के एलामिये के मुताबिक FBR ने 5,06,671 अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया है। FBR ने इन अफराद की निशानदेही कर ली है। ये वो तमाम अफराद हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के काबिल होने के बावजूद अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं और FBR एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल नहीं है। FBR के एलामिये के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वालों के मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। टैक्स नादहिंदगान की सिम्स बंद करने के लिए PTA और टेलीकॉम कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई हैं और उन्हें अमल दरामद रिपोर्ट 15 मई तक जमा कराने का पाबंद किया गया है। एलामिये के मुताबिक FBR ने टैक्स नादहिंदगान के नाम भी शाया कर दिए हैं। उन अफराद के मोबाइल फ़ोन नंबर्स FBR और इसके इलाकाई दफातर के अहकामात पर बहाल होंगे। मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने के लिए FBR के ऑर्डर की कॉपी टेलीकॉम कंपनियों और PTA को भिजवा दी गई है। FBR के मुतल्लिका हुकाम से कहा गया है कि इन अफराद के नाम वेबसाइट पर डाल दिए जाएँ, जबकि IMF की तरफ से पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की 1.1 अरब डॉलर्स की आखिरी किस्त मौसूल हो गई है और एक बार फिर IMF ने अपने एलामिये में पाकिस्तान को अपनी आमदनी बढ़ाने और खर्चों में कमी करने पर जोर दिया है। इसके अलावा इस वक्त हुकूमत PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी की बात कर रही है, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी PIA समेत दीगर इदारों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, निजकारी की मुखालफत कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, वो उनका कुछ शेयर ज़रूर बेचे और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इस इदारा का तरक्की का हम बंदोबस्त करें, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की मईशत का होगा। हमारा स्टील मिल के बारे में ये राय है कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ बैठे और हम समझते हैं कि निजकारी से बेहतर ये है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनके खिलाफ कल ही नैब ने अपना LNG केस वापस ले लिया है। न सिर्फ मिफ्ता इस्माइल बल्कि नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ भी इस केस में रेफरेंस वापस ले लिया है। इस केस में मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी गिरफ्तार हुए। मिफ्ता इस्माइल ने 141 दिन तक कैद काटी। मिफ्ता इस्माइल के घर और फैक्ट्री पर छापे मारे गए, उनके घर वालों को हिरासा किया गया, भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई और कि कौम के अरबों रुपए लूटे गए हैं। हम उस वक्त भी इस प्रोग्राम में बार बार आपको बताते रहे कि ये केस मेरिट पर पूरा नहीं उतरता, गलत इल्ज़ाम लगाकर सियासी विक्टिमाइजेशन की जा रही है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसे कॉम्प्रोमाइज़ इंसान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं और उस वक्त की हुकूमत हम पर तनकीद करती रही। हमारे प्रोग्राम को ऐसे केसेस बेनकाब करने पर पैमरा से नोटिस भिजवाए गए और अपने आपने खुद ये रेफरेंस वापस ले लिया है और ख़ुद तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो बढ़ चढ़ कर इन केसेस का दिफा करते थे, वो भी कह रहे हैं कि जो फैसला हुआ है दुरुस्त हुआ है क्योंकि ये केस गलत था। मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। आपके केस के हवाले से भी बात करेंगे। इकॉनमी, अब जो ताजिर दोस्त स्कीम थी वो भी नहीं चल पाई और अब एक्सटेंशन की बात हो रही है। ये कोई तरीका है कि ताजिरों को टैक्स नेट में लाया जाए या फिर जो नॉन फाइलर्स के लिए मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद की जा रही हैं, क्या ये तरीका ठीक है? देखिए, किसी को भी नहीं पता कि बेस्ट तरीका क्या है, लेकिन कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। हमने कोशिश की थी कि बिलों के साथ बिल ले लें,
बिजली के, वरना बिल काट देंगे आपके दुकानों के। जब उस वक्त में था तो एनटीडीसी के सिस्टम में 22.5 लाख दुकानदार थे, 20,000 टैक्स देते थे, ये जाती थी, हमने वो किया। और कोई इतना सियासी प्रेशर नहीं होता, ये इंटरनल मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स थी जिसकी वजह से ये फैसला वापस लिया गया। और मैं अब भी समझता हूँ कि औरंगज़ेब साहब को किसी से नहीं मिलना चाहिए। आपने इनकम है, आपको टैक्स देना है। आई विल नॉट मीट एनीबडी। मुझे पता है कि ये कौन कौन लोग आते हैं इनसे मिलने के लिए, किसी से नहीं मिलना चाहिए, ये टैक्स लगा देना चाहिए। ये जो वफूद जाते हैं, मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, किसी से ना मिले, जहाँ टैक्स है इनकम में टैक्स लगा। आप 4,000 रुपये लेना शुरू कर दें, 4,500 रुपये फी दुकान। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ये जाएँ कि देखो हर दुकान बराबर नहीं होती है। एक आदमी सोनार की दुकान लेके बैठा है, उसकी करोड़ों रुपए की सेल्स है, एक राशन की दुकान लेके बैठा है, उसकी कम है। 4,500 सब पे हो जाए, फिर आप सोनारों को बुलाएं, जो मैं कोशिश कर रहा था। उसके बाद आप कार डीलर्स को बुलाएं, आप फर्नीचर स्टोर्स को बुलाएं, ये जो महंगे महंगे डिज़ाइनर्स हमारी बहनें और भाई जो करते हैं काम, उनको बुलाएं। उनके ऊपर आप अलग अलग उनको टैक्स रजीम में ले आएँ, फिक्स टैक्स में रखें। आई डोंट वांट देम टू बी हरास्ड। फिक्स टैक्स में रखें, बिजली के बिल से अलग कर लें, लेकिन उनकी बिजली नहीं होगी और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और एक रजिस्ट्रेशन का उधर एक सर्टिफिकेट लगना चाहिए, वो नहीं होगा। और कुछ दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। अगर कुछ भाई हजरात, हमारे बहन भाई कुछ जेल में जाते हैं तो जाएँ, लेकिन ये कि मतलब आई मीन रिट ऑफ द स्टेट हैज़ टू बी इम्पोज्ड हियर। सर अभी हम जब एक बड़ी तफसीली ट्रांसमिशन कर रहे थे पाकिस्तान के लिए कर डालो, तो उसमें ये बात भी हुई कि अगर कोई स्ट्राइक करता है करने दें। जो फॉर्मल सेक्टर में आ गया, जिनके पास पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ है, लोग वहाँ से जाके बाय कर लेंगे और ये ऑटोमेटिकली खुद ही खुलना शुरू हो जाएंगे। शायद भाई 2 दिन भी स्ट्राइक नहीं चलेगी। ये सब झूठी बातें होती हैं। आपको याद है कि जब MQM अपने उरूज पे होती थी कराची में और स्ट्राइक करवाती थी और एक दिन पहले फायरिंग होती थी और सब कुछ आपको पता है, उस दिन भी शाम को 4 बजे दुकानें खुल जाती थी। दुकानदार अफोर्ड नहीं कर सकता दुकान बंद करना, उसको अपनी सेल्स करनी है। एक मार्केट में एक दुकान खुल जाएगी तो सारी दुकानें खुल जाएंगी। सो मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि एक दिन की स्ट्राइक कोई नहीं करा सकता। ये कौन लोग हैं जो ये करवा सकते हैं? ये सिर्फ ये कि एक वजीर को चमचागिरी करके दूसरे वजीर को लेकर तीसरे वजीर के पास पहुँच जाने वाले लोग हैं। ये जॉबर्स हैं, इनसे आप मिले भी ना। मगर मिलना तो पड़ता था, डार साहब को भी मिलना पड़ता था, आपको भी मिलना पड़ता था, तो क्या कौन कहता था फिर मिलने को? लोग कहते थे मिलने के लिए ना, अब आप ना मिलें, मतलब बहुत मिल लिए। देखें मेरी बात सुनिए, बट जब आप ये कह रहे हैं कि ना मिले, देखें 50,000 रुपये जिस इंसान की तनख्वाह है इस मुल्क में, उसको महीने की उसको तनख्वाह टैक्स देना है। लाख रुपए के ऊपर आप 10% टैक्स ले रहे हैं। वो तनख्वाहदार जो लाख रुपए के टैक्स दे रहा है, वो क्या गरीब नहीं है? क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या सिर्फ दुकानदारों के बच्चे हैं? कि मतलब कि जिद है कि आपने टैक्स नहीं देना है? आपके जो रोड है, जिस रोड पे गाड़ी चल के दुकान पे जाता है, वो रोड तो हुकूमत के पैसों से बना है ना। जो स्ट्रीट लाइट है जिसकी वजह से लोग सेफ्टी फील करते हैं और रात में चल के दुकान से जाके अंडा डबल रोटी खरीदते हैं, वो तो हुकूमत के पैसों से लगा है। तो जब हुकूमत के पैसों से लगी हुई इन चीज़ों की वजह से तुम्हारा कारोबार चल रहा है तो टैक्स दो। ये कौन सी मुहिब वतनी है कि जिसके अंदर आप बोलेंगे मैं टैक्स नहीं दूंगा लेकिन हाँ आपको आके मिठाई दे दूंगा? वैसे और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप ये कहते हैं कि ना मिले और लगा दें, तो आपको ये अथॉरिटी और पावर फील हो रहा है कि है फाइनेंस मिनिस्टर के पास इस वक्त एज ऑफ नाउ कि वो कर दें ये काम तो हो जाएगा? इस फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने देखा है, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था और इनको मीटिंग में बुलाते थे तो ये लगी लपटी बातें नहीं करते थे। ये बात कर देते थे, जो होती थी, जो बुरी बात होती थी वो कर देते थे प्राइम मिनिस्टर के सामने और दीगर के सबों के सामने। और ये कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से इनका कोई पॉलिटिकल पीछे से बैकग्राउंड तो नहीं है। आप ये कर दें बस ठीक है। यू नो यू आर हेयर फॉर अ लिमिटेड टाइम, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही इज़ हेयर फॉर, अल्लाह करे रहे, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मेक अ डिफरेंस। इफ़ यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस देन मूव आउट। अगर आप दुकानों पे भी टैक्स नहीं लगा सकते तो फिर बेकार है। फिर मैं आपको बताऊँ ना IMF होगा ना कुछ होगा, तो आप कर दें। आप मतलब मिल लें, आप मतलब उनको एक मरतबा चाय की प्याली पिला दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल से वो हो चुका है, लेकिन आप ज़्यादा निगोशिएट नहीं करना चाहिए। 4,500 रुपये या जो भी इन्होंने फैसला किया वो पैसा तो लेंगे, उसके बाद अगली बात करो। और ये जो है कि नॉन फाइलर्स अगर आप हैं तो आपकी सिम बंद की जाएगी, आइडेंटिफाई भी कर लिए, नाम भी PTA को भेज दिया गया, ये ठीक है? अगर वो नॉन फाइलर्स हैं और उसके अंदर उनकी आमदन है तो ठीक है। अगर वो नॉन फाइलर हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल के तौर पर एक खातून है जो कि नॉन फाइलर है लेकिन उसका शौहर फाइलर है और वो फैमिली के लिए टैक्स भर रहा है, तो फिर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी। लेकिन आप सिम ही बंद कर रहे हैं ना, कौन सी आप उनको 5 लाख जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो फिर वो इस बुनियाद पर आइडेंटिफाई किए गए कि उन्हें होना चाहिए। कम अज़ कम फ़ोन तो बंद करें ना, उसके बाद तो आप मतलब पासपोर्ट देना भी बंद कर दें उनका। सब। और इस सारे सिनेरियो में अब ज़ाहिर है जब बातें आगे बढ़ रही हैं, एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जब आप लास्ट प्रोग्राम में आए थे उस वक्त आपने भी कहा था स्टेट बैंक ने $5.5 अरब मार्केट से बाय किए, ये खबर आई। हमारे रिजर्व्स $8 अरब पर रहे, हालांकि हमें जो टारगेट था उससे कम बैरूनी कर्जे मिले हैं, मगर उसके बावजूद मार्केट से बाय करने की वजह से हमने यूरो बॉन्ड पे किया, रिजर्व्स भी मेंटेन रहे, रीपेमेंट्स किए हैं। सही पॉलिसी है ये? क्योंकि दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जी बेहतर था कि रुपए को आप अप्रिशिएट करने जाते थे, वो 250 से नीचे आता, महंगाई का प्रेशर नीचे आता, इकोनॉमी ज़रा बेहतर होती। 2018 में भी मैंने
तारिक बाजवा साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि यार डॉलर ख़रीदने शुरू कर दो, रोज़ के 10 मिलियन डॉलर ख़रीद लो। तो वो कहते थे यार मार्केट बहुत टाइट है ये वो, लेकिन वो दूसरी बात समझते नहीं थे कि यार डॉलर को बढ़ने दो, ठीक है। वो हम ज़िद में थे कि नहीं, हमने डॉलर को नीचे रखना है। तो आपको डॉलर ख़रीदने ज़रूरी हैं जब आपके रिज़र्व 8 बिलियन के होते हैं। अगर ये डॉलर नहीं ख़रीदते आज, और बाय द वे 5.5 बिलियन ग्रॉस ख़रीदे, उसके बाद बिलियन इन्होंने मार्केट में बेचते भी हैं। स्टेट बैंक ऑलवेज सेल्स एंड बायज देमसेल्व्स, तो 4.5 बिलियन इन्होंने लिए हैं। अगर ये डॉलर नहीं ख़रीदते और हमारा रिज़र्व अगर 3 बिलियन पे आ जाता, तो ये मार्केट आज हो जाती है 340 बिलियन डॉलर्स की। 8 बिलियन भी बहुत कम नंबर है, 10 बिलियन से नीचे रिजर्व नहीं होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये अगर 8 अरब डॉलर का नंबर जो सर्टेनिटी दे रहा है तो 280 पर है। अगर ये 8 अरब डॉलर की जगह मार्केट में ना उठाते और 3 अरब पे जाता तो अनसर्टेनिटी 340 पे ले जाती। 340 पे ले जाती। फिर उसके बाद आपको जब डिफ़ॉल्ट नज़र आना पड़ता है ना, तो फिर कहीं हर जगह से डिमांड निकल आती है। फिर आपके पास कोई 50 लाख रुपए भी सेव होते हैं तो आप बोलते हैं डॉलर ख़रीद के रख लो। फिर जो आप डॉलर होता है वो पाकिस्तान नहीं भेजते, अगले महीने भेज लेंगे पाकिस्तान, अगर आपकी वालदा को कोई घर बनी ख़रीदना है। तो डिमांड में बड़ी डिसरप्शन आ जाती है, डॉलराइजेशन होना शुरू होती है। आई थिंक दिस इज़ द राइट स्ट्रैटेजी। और मगर ये जो बात की जा रही है कि जी वन टाइम बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ट्रांसफर ज़्यादा बेहतर थी, रेमिटेंसेस बेहतर थी, ईद का मामला था, आगे जाके फिर प्रेशर्स क्रिएट होंगे। मगर 1 अरब डॉलर अब IMF से आ जाएगा, 9 अरब डॉलर से अगर हमारे रिजर्व जाते हैं ऊपर, आपको लग रहा है ऐसे इन्फ्लोज हैं कि हम 10 अरब डॉलर का कम से कम लेवल क्रॉस करें, डबल डिजिट में तो हमारे रिजर्व्स और स्टेबिलिटी नजर आए? हो सकता है कि इन्फ्लोज हों, हो सकता है कि ना हों। देयर आर सम इश्यूज नाउ विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट। पाकिस्तान इज़ वेरी एक्सपेंसिव एनर्जी। गैस और बिजली पाकिस्तान की मेरे ख्याल से सारे ममालिक से, जो पेयर ममालिक हैं, उससे गैस भी हम सबसे महंगी बेचते हैं, बिजली भी। और एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर कुछ कम हो रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी कम होती है तो फिर प्रेशर आ जाएगा। और अगर आप रुपया मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, आप डॉलर ख़रीदने उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप रुपए की कोई कहीं पर वैल्यू मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद 1-2 नेगेटिव स्टेटमेंट IMF के भी आएंगे, तो फिर अनसर्टनिटी होगी। तो अगर आप रैशनल पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, डॉलर ख़रीदते रहे, अगर मार्केट में आपको जगह मिलती है बिल्कुल ख़रीदते रहें। 10, 12, 15 यार, मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर 10 बिलियन डॉलर्स भी ना हो तो थोड़ी सी शर्म की बात तो है। जाहिर है रिजर्व्स तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए 10 के, मगर डबल डिजिट में भी नहीं है, तो बिल्कुल शर्म की बात है। वो भी दोस्त ममालिक ने बहुत सारे पैसे रखवाए हुए हैं। 8 बिलियन के रिजर्व के सामने 9.5 बिलियन दोस्त ममालिक ने एग्जैक्टली, तो नेगेटिव हो गए हम। और इस सारे माहौल में एक और चीज़ ये हुई कि स्टेट बैंक ने, हालांकि शरह जो महंगाई की शरह है वो नीचे आ रही है, मगर उसके बावजूद शरह सूद को 22% पर बरकरार रखा, जिस पर एक तनकीद ये हो रही है कि जी इसको नीचे लाना चाहिए था। नीचे लाएंगे तो खुद फिस्कल स्पेस भी बनेगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर होगा। मगर दूसरी तरफ ये कि कॉशियस ही रहें, अगला IMF का प्रोग्राम आ रहा है, सही है अगर स्टेट बैंक कॉशियस रहा है। आप क्या कहिएगा? मैं समझता हूँ ये स्टेट बैंक का गलत फैसला था। IMF ने भी इनको ये कहा था कि नहीं कम करो, तो IMF से इनको आर्ग्यूमेंट करनी थी। देखिए ये स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने जो है ना, जब डार साहब के कहने पे 5 महीने तक करेंसी को फिक्स रखा था 229 रुपये पे, और स्टेट बैंक से और दुनिया से आप झूठ बोल रहे थे कि नहीं हम तो क्रेडिट करने दे रहे हैं, वो इत्तफाक है कि 229 पे 5 महीने, तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है दुनिया में कि IMF इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये वो, तो ये क्रेडिबली बात नहीं कर सकते कि यार हमको ये करने दो। दूसरा ये कि IMF जो है ना, उसको भी ग्रोथ की कोई परवाह नहीं होती, उनको पैसे वापस चाहिए होते हैं। आई थिंक देव मेड सिग्निफिकेंट मिस्टेक हियर। सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में मार्च का इन्फ्लेशन 18% था, लेकिन मंथ टू मंथ इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा था 1.7%, लेकिन उसके अंदर भी रमज़ान का इफेक्ट शामिल था। अप्रैल के नंबर जो कि हमारे पास अभी नहीं आए लेकिन स्टेट बैंक के पास हैं, वो उससे भी अच्छे नंबर्स थे। 17 से 18%, 17% से शायद 16 था, और लेकिन वो मंथ टू मंथ नंबर अच्छे थे। अगर आप पिछले 4 महीने के मंथ टू मंथ नंबर देखें तो हम 12-13% इन्फ्लेशन पे चल रहे हैं। अगर 12-13% इन्फ्लेशन पे पिछले 4 महीने के अंदर इन्फ्लेशन हुई है, तो आई थिंक कि थोड़ी सी आप कमी कर सकते थे। और दूसरी नुकसान ये होता है, देखें जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आप मनी सप्लाई कम करने की कोशिश करते हैं, वो सही बात है। आई अंडरस्टैंड कि ये स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स है, एंड दिस इज हाउ, एंड स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू पाकिस्तान ऑल्सो। ठीक है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता, नहीं, पाकिस्तान में भी उसी तरह होता है जिस तरह दुनिया में होता है। जब होता ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो 80% बोरोइंग करता है, जो हुकूमत पाकिस्तान है। हुकूमत पाकिस्तान कोई खर्चे कम नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और अगर आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ रही है तो औरंगजेब साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं कोई खर्चा कम कर दें। वो खर्चे कम नहीं होते, खर्चे वहीं रहते हैं, आपकी सिर्फ डेट रिपेमेंट बढ़ जाती है। जब आप डेट रिपेमेंट बढ़ाते हैं, जब आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ जाती है,
तो आपको और कर्ज लेना पड़ता है। वो कर्ज बैंक तो नहीं देते आपको, क्योंकि बैंक को वैसे ही डर लगा हुआ है, रोज कहीं ना कोई लोग बोलते हैं रिस्ट्रक्शन की बात, तो बैंक स्टेट बैंक के ओएमओ से पैसे लेके देते हैं, तो मनी सप्लाई बढ़ रही होती है। द ओनली वे टू बैलेंस मनी सप्लाई नाउ इसके आपने प्राइवेट सेक्टर की डिमांड को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी सरप्लस में बदल गया है। मतलब आपने प्राइवेट सेक्टर को मार दिया है। लेकिन 9 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे हैं और 1 करोड़ आदमी वर्ल्ड बैंक कहता है और जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ग्रोथ की बात सोचनी है, जिस मुल्क के अंदर 2.5% से पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो आई एक्चुअली डिसएग्री विद दिस डिसीजन। आई थिंक कि अ कॉशियस सिग्नलिंग इन द मार्केट ऑफ 1% डिक्रीज वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट रिस्पांस। जब कम होगा, प्राइवेट सेक्टर भी इनकरेज होगा, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पेमेंट्स कम होंगी, उनके पास भी फिस्कल स्पेस आएगा, ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, मगर फिर वो जो खतरा है कि जी ग्रोथ की तरफ जैसे ही थोड़ा सा भी हम बढ़ना शुरू करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट के प्रेशर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो अभी तो ये ना कि जब आप थोड़ा सा 1% कम करेंगे तो हुकूमत की डेट सर्विसिंग कम हो जाएगी। अगर हुकूमत ने 40,000 अरब रुपया लिया हुआ है तकरीबन वेरिएबल रेट पे, तो 1% वहाँ पे इसका हुकूमत की डेट सर्विसिंग कम हो जाती है, तो वो अच्छा हो जाएगा। 5% से कम हो जाएगा, 20% लेस से एवरेज डेट है तो 19 हो जाएगा। और 1% आप कम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। बहुत अरसे तक आपने 22% रखा हुआ है और 24% प्रैक्टिकली, तो थोड़ी सी एक आप फ़ज़ा के अंदर बेहतरी ला सकते थे। 1% पे कोई क़यामत आई है, ये ना कम करने से, ना क़यामत आ जाती कम करने से। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे IMF हमारी इतनी और मसाइल मान जाता है, अगर आप ये कर लेते ना, अगर आपके पास क्रेडिबिलिटी होती ना। औरंगजेब साहब नए आए हैं, गवर्नर साहब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि इन्होंने जो पिछले फैसले हैं वो बहुत गलत फैसले हैं। लिहाजा पिछले साल जो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आया, लिहाजा ये नहीं कर मना सके IMF से। लेकिन यहाँ पे 1% आपको कम करना चाहिए था। गवर्नर स्टेट बैंक अपना मौक़िफ़ इस हवाले से देना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। वैसे भी उनको प्रोग्राम में दावत देते रहें कि वो आएँ और इस हवाले से बात करें। मगर क्या IMF का आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर IMF के साथ हमने अगला प्रोग्राम अभी निगोशिएट करना है कि वो कहता कि जी आपने शरह सूद क्यों कम कर दी, ऐसा कोई इशू नहीं होता IMF के साथ? नहीं, बिल्कुल इशू हो सकता था, लेकिन आप IMF से बात करें ना। IMF को आप ये समझाएं कि यार ये चीज़ जो है वो करनी है। IMF को भी समझाना इतना आसान नहीं होता है। और कोई IMF जो है वो सहीफा नहीं है ना, उनको ही सिर्फ इकोनॉमिक्स आती है, बाकी लोगों को भी आती है। लेकिन आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, और हो सकता है की भी हो। लेकिन जब क्रेडिबिलिटी आपकी खुद की होती है तो आप आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इनकी आर्ग्यूमेंट जो थी मेरे ख्याल से ये सही नहीं थी, वीक थी। IMF को ये भी डर है कि एक प्रेशर IMF ने ये भी इनके ऊपर रखा हुआ है कि बिजली गैस के अंदर सर्कुलर डेट आप कम करें, और शायद इनको ये भी डर है कि इसकी वजह से शायद कीमतें और बढ़ें, तो वो भी डर है। लेकिन आई स्टिल थिंक कि 1% नॉट कि क़यामत आ गई ना करने से, लेकिन कर लेते तो बेहतर था। वैसे साथ में अब लाउड साहब कह रहे हैं PI प्राइवेटाइज करने की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएं। एक तो बड़ी मुश्किल से प्राइवेटाइज हो रही है, मगर ये बात आप मानते हैं कि ज़्यादा बेहतर होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएं? बिल्कुल नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि पब्लिक कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में यही होता है। आपने अगर PIA को प्राइवेटाइज करना है, थोड़े से शेयर हुकूमत में रहने दें। 90 अरब रुपए का तो आप नुकसान कर रहे हैं, तो आप PIA को बेच दें, और हुकूमत चाहे तो थोड़े से शेयर रख ले। स्टील मिल आप बेच दें, हुकूमत चाहे तो थोड़े से शेयर रख ले। तो पब्लिक प्राइवेट मतलब लेस्को जो है वो बेच दें। पाकिस्तान राइट नाउ इज सेलिंग दी मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी टू इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स अमंगस्ट मोस्ट पीयर कंट्रीज, इंक्लूडिंग some countries in Africa, including all countries in South Asia। हर साउथ एशिया के मुल्क से हमारी बिजली महंगी है सनत को। मलेशिया, इन सब दूसरे ममालिक हैं, इनसे भी महंगी है। वियतनाम, कम्बोडिया से और अफ्रीका के कुछ ममालिकों से महंगी है। पाकिस्तान की जो इंडिजिनस गैस है वो भी हम इन तमाम ममालिक से महंगी बेचते हैं। LNG जो है वो भी हम, थाईलैंड मिसाल के तौर पे वो भी पूरी LNG इंपोर्ट करता है। हम $14 की बेचते हैं, $14.5 की, ये $12 की बेचते हैं। एक साउथ अफ्रीका मुझे मिला जो हमसे महंगी LNG बेचता है $17 की। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उधर हमने महंगाई कर रखी है। अगर आप उधर निचकारी नहीं करेंगे तो आप किस तरह बेनिफिट लाएंगे? हमने PTI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, हाइब्रिड्स, टेम्प्रेरी केयर टेकर, लॉन्ग टर्म केयर टेकर, शॉर्ट टर्म केयर टेकर, सारी हुकूमत देख ली ना, हमने बेहतरी नहीं देखी ना, निचकारी करके देख लो। अब आप, मुझे लगा आप री इमेजिन करने की तरफ जा रहे थे जब आप सबकी बात कर रहे थे। और स्टील मिल के बारे में तो फवाद साहब ने बाकायदा कहा कि जी हमने तो इसको अब प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से भी उस ज़माने में हटा दी। जब उन्होंने कहा वायबल ही नहीं है, एक्सपेंशन करना वायबल नहीं है, इतने में तो नई मिल लग जाती है और वो बड़ी एक्सपेंशन। आप समझते हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोई भी? स्टील मिल के पास 19,000 एकड़ ज़मीन थी, अब 8,000 एकड़ रह गई है। 2,000 एकड़ स्टील मिल की ज़मीन पे इलीगल कब्जा हो गया है, जबकि स्टील मिल के पास अपनी पुलिस है। ठीक, 2-4 हज़ार एकड़ पे उन्होंने हाउसिंग कॉलोनी बना दी है अपने उसकी एम्प्लॉयज़ की, और कुछ 5,000 की स्टील मिल है और कुछ 2-4-6 हज़ार एकड़ और ज़मीन रह गई है। ज़मीन इज़ दी ओनली एसेट लेफ्ट। अदरवाइज़ ये जो 1960-70 की दहाई का रशियन स्टील मिल है
उससे सस्ती आज चाइनीज़ मिलें लगती हैं जो कि उनसे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो ये बेसिकली जो है ना, ये शेरशाह में बिकेगी लोहे के भाव पे। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा तो अब ये पीटीआई वाले हमारे दोस्त बोलेंगे मिफ्ता इस्माइल शेरशाह में बेचने की बात कर रहा है। जैसे मैं कहता था कि पीआईए कोई फ्री में भी नहीं लेगा, तो मेरे ऊपर रोज़ वो बात करते थे, बेच के दिखा दो फ्री के अंदर पीआईए को। जब तक आप डेट ख़त्म नहीं करेंगे तो नहीं बेच सकेंगे। समझ लोगों को होती नहीं है, तनकीद का शौक होता है। तो स्टील मिल की कोई वायबिलिटी नहीं है। यू कैन जस्ट सेल द लैंड और यू कैन आस्क समबडी के यार तुम आके चला लो। देयर इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बट एक मरतबा सिंध हुकूमत को बेचने की ट्राई कर चुके हैं। सिंध हुकूमत पहले मना कर चुकी है $1 में बेचने के। तो अब मतलब ये फिर से ये ना करना चाहिए, स्टील मिल से जान छुड़वा लेनी चाहिए। वैसे और आखिरी सवाल, ज़ाहिर है आप के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो वापस ले लिया गया। एक मुश्किल वक्त से गुजरे आप, शाहिद खान अब्बासी साहब, दीगर जो लोग थे, उन्होंने बहुत बुरा प्रोपेगेंडा फेस किया, घरों पे छापे। आज वो केस ख़त्म हो गया है। आपने केस भुगता क्योंकि आप नून लीग में थे, मगर आज आप नून लीग में नहीं हैं। जो उस ज़माने में इस केस को बुनियाद बनाकर आप लोगों को करप्ट कहते थे, आज वो कह रहे हैं कि हाँ जी ये ज़्यादती हो गई थी, बिल्कुल ये केस ख़त्म होना चाहिए था। जो तहरीक इंसाफ के मुताजिद रहनुमा है जो इस हवाले से बात कर वो अब भी नहीं कह रहे जिस तरह कहना चाहिए उनको, वो नहीं कह रही है। मगर वो ज़रा कंडीशन लगा रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादा बुरा हो रहा है, उस पर आपको बोलना चाहिए। तो ये कैसा फील हो रहा है? देखिए, आई फील एक्सॉनरेटेड, लेकिन आई ऑलवेज न्यू कि ये केस तो जाली है। और मैं यकीनन मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन मुझे पकड़ा था, दूसरे दिन मेरा दोस्त गया था हुसैन अकबर साहब से मिलने, जो डिप्टी चेयरमैन थे। उन्होंने कहा मिफ्ता के ख़िलाफ़ हमें कुछ भी नहीं है, उसको बोलो या नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ या शाहिद अब्बासी के ख़िलाफ़ बयान दे दे। मेरे को तो मुझे तो पता भी नहीं कि मियाँ साहब का क्या इन्वॉल्वमेंट था इस टर्मिनल से। वो चाहते थे कि टर्मिनल लगे, लेकिन बेचारे को ना कभी पूछा भी नहीं होगा कि कितने पैसों का लग रहा है या क्या लग रहा है। सीरियसली शाहिद अब्बासी ऑब्वियसली वाज इंटीमेटली इन्वॉल्वड इन दिस। अब्बासी साहब खुद भी ये कहते हैं कि मियाँ साहब ने कुछ नहीं मियाँ साहब का कोई ताल्लुक नहीं। मतलब मैं क्या, हम झूठ बोल के मियाँ साहब को इम्प्लीकेट करें या मैं झूठ बोल के शाहिद भाई को। शाहिद भाई का बड़ापन ये था कि उन्होंने मुझे जेल से लेटर लिखे 2 मरतबा, मुझसे 8-10 दिन पहले पकड़े गए थे कि मिफ्ता तू मेरे खिलाफ बयान दे और अपने आप को बचा ले। उनका बेटा मेरे पास आया, कराची भी आया, इस्लामाबाद भी मुझसे मिलने आया। मैं कहा मुझसे ये नहीं हो सकता। और शाहिद भाई आपको पता है कि ECL पे डाले गए थे ना जब, तो वो लंदन में थे, वो वापस आए पाकिस्तान में। हालांकि लोग जिसको भागना होता है वो नहीं आता। मैं जिस दिन रात को मुझे नो फ्लाई लिस्ट पे डाला, उस दिन रात को मुझे फ़ोन आया था कि 11:30 बजे तुमको, मुझे फ़ोन आया था कि मैं सुबह जाने वाला था लंदन, कि तुम रात की 2:30 बजे की फ़्लाइट से कराची से तुमको कतर एयरवेज से निकाल देते हैं। मैं कहा मुल्क छोड़ के नहीं जाऊँगा, अगर केस है तो यहीं पर लड़ूंगा। तो हमको तो उस वक्त से पता थी कि सब बेकार बातें हैं। नैब वालों को भी पता थी कि बेकार बातें, झूठ इनको बोलते थे हमसे ये आके। और मतलब आपने एक कंप्रोमाइज़ चेयरमैन लगाया हुआ है। मतलब आपने ये इमरान खान साहब तकारीर में कहते थे कि मैं शाहिद अब्बासी को जेल में डाल दिया, मैं इसको जेल में डाल दूंगा। तो अगर आपने सियासत की बुनियाद ये बनाई है, और एक मीटिंग जिसका मुझे पता है कि निजी मीटिंग हुई है, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे, खालिद जावेद साहब भी शामिल थे, मेरे ख्याल से असद उमर साहब भी शामिल थे, जिस पे इमरान खान को कहा गया है कि देखो 3 लोगों के ऊपर केस बनाने से नैब की वैल्यू ख़राब हो गई है। मिफ्ता इस्माइल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी केस जाली थे या नहीं थे, लेकिन ये 3 केस के बारे में इनसे कहा गया, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल और शाहिद अब्बासी के ऊपर केस नहीं होना चाहिए। Nobody thinks कि they are corrupt and the cases are completely stupid। इमरान खान ने कहा कि नहीं, मेरी सियासत जो है वो ख़राब हो जाएगी, मेरा बयानिया ख़राब हो जाएगा, लिहाजा इनको जेल में रहने दो। तो इनके बयानिए के लिए मेरे घर पे छापे मारे और मेरी बीवी के क्लोजेट्स को सर्च किया गया। ठीक है, इनके बयानिए के लिए मुझको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, शाहिद अब्बासी को रखा गया और लोगों को रखा गया, एहसन इकबाल को जेल में डाला गया ताकि इमरान खान का बयानिया चले। बहुत शुक्रिया अफसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद बात होगी सियासत किस तरफ जा रही है। ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर रही है, मगर ये मुज़ाकरात किन नकात पर होंगे और क्या इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने में कोई दिलचस्पी रखती भी है या नहीं, इन सवालों के जवाब खुद तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है। इसके साथ साथ ही तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात और पॉलिसी के इंतशार का भी शिकार है। कुछ रहनुमा मुफाहमत की बात करते हैं तो कुछ सख्त मज़ाहमती रवैया अपनाते हैं। एक दिन कोई एक फ़ैसला किया जाता है मगर दूसरे दिन कोई और फैसला सामने आ जाता है। खुद इमरान खान कह चुके हैं कि मुझे पार्टी से मुशावरत नहीं करने दी जा रही, इसलिए फ़ैसला साजी में मुश्किलात हैं। इन्हीं सारे हालात में आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर दी और कहा है कि इमरान खान ने बातचीत का टास्क दिया है, मगर कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, कोई बातचीत किसी से छुप कर नहीं होगी।
वज़ीर आला साहब क्या कहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें हो रही है, आप मुलाकातें भी करते रहते, तो कब तक मामलात आगे बढ़ेंगे, इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी? खान साहब ने अभी साथ दिया है कि बातचीत होती है तो उसमें नाम रखे उन्होंने, जब होगा सबके सामने आ जाएगा, छुप के नहीं होगी कोई बात नहीं, वो आपके सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब ने कभी न डील की है, न कभी वो डील के जरिए आने के हक में रहे हैं और नहीं कभी करेंगे, और कभी भी ये ना सोचे कि इमरान खान कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए इमरान खान साहब की बात, अगर जो बात होगी तो छुपी छुपाई नहीं होगी, इंशाल्लाह वो आपके सामने, सबके सामने खुल के होगी। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इंदिया दे रही है और दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई की एक के बाद एक नई तारीख भी दे रही है। अप्रैल के महीने में तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते रहे कि इमरान खान इस महीने यानी अप्रैल में रिहा हो जाएंगे, लेकिन अब अप्रैल गुजरने के साथ ही नई तारीख आ गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि अगर केसेस तेजी के साथ चलाए गए तो इमरान खान मई में जेल से बाहर होंगे। खान साहब की रिहाई हमारे लिए सबसे पहला और टॉप प्रायोरिटी है और हर वर्कर मुझसे तो खासकर पूछता है कि कब खान साहब की रिहाई हो, और खान साहब की रिहाई इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। हम कोशिश कर रहे थे ईद से पहले हो, लेकिन उन लोगों ने हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया। 14 घंटे हमारी हियरिंग हुई, 10 मिनट की ब्रेक हुई, क्रॉस की इजाज़त नहीं, एविडेंस प्रोडक्शन की इजाज़त नहीं। हम चाहते हैं कानून के मुताबिक हमारे केसेस एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ हो। अगर हुए तो इंशाल्लाह ताला खान साहब मई में बाहर होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब बाहर होंगे। जबकि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि 8 फरवरी को हमारे वोटर ने हमसे वादा लिया है कि हम इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे, मुज़ाकरात करें, लेकिन उसके बाद भी अगर इसी जगह खड़े हों तो फिर हुकूमत को 5 साल पूरे करवाने में हमारा क्या मुफाद है। इमरान खान जेल में रहे और हम ईवानों में इंजॉय करते रहे। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने आज मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान हमें सपोर्ट करते हैं तो शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना साहिब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उससे धोखा हुआ है। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। तो आप मौलाना साहब मैंडेट चोरी होने में और धोखे में फ़र्क है। आप डील के साथ आते हैं, आप डील करने वाले हैं, आपकी डील कोई हुई होगी, कौन को बताएं कि आपको उस डील में जब इतने लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, बल्कि सबको ही जितवाया गया, तो फिर आपको क्यों नहीं जितवाया गया? तो आप ये सवाल उनसे करें। बाकी अगर हमारे मैंडेट के हवाले से बात हो, जो चोरी हुआ है पूरी कौम को पता है, उसमें अगर मौलाना साहब हमें सपोर्ट करते हैं तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका। दूसरी तरफ नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एक नई इंक्वायरी शुरू कर दी है, जिसमें दोनों पर तोशा खाना के कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया गया है। बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नैब नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और पटिशन के फैसले तक नैब कॉल-अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ अचानक इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, इस हवाले से इसका इजहार कर रही है। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ अचानक इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर रही है, और वाकई कुछ ना कुछ हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये ख्वाहिश है। आसमा शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साहब ज़ेकार। आसमा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक अलग अलग मौक़िफ़ सामने आया रवैया। पहले तहरीक इंसाफ का रवैया ये था कि जी हमसे तो बहुत बात करना चाहते हैं, हम बात करने को तैयार नहीं है, बड़ी डील्स ऑफर हो रही हैं, इमरान खान डील लेने को तैयार नहीं है। अब एक दफ़ा फिर ये रवैया है कि जी सियासतदानों से तो बात करेंगे नहीं हम, आर्मी चीफ डीजी ऐसे करेंगे। फिर एक रहनुमा कहता है नहीं जी इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया, मगर फिर अब अली गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हाँ जी मुज़ाकरात हमें करने हैं, इस्टेब्लिशमेंट से ही करने हैं, मगर सबके सामने करने हैं। एग्जैक्टली क्या मैसेजिंग कर रही है तहरीक इंसाफ? देखिए, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की सिचुएशन है उसको आप यूँ देख लीजिए कि ख्वाहिश है और ख्वाहिश बढ़ती चली जा रही है। वो NRO भी चाहते हैं, वो कह भी नहीं रहे कि NRO है, लेकिन उसके साथ साथ वन साइडेड जो चीज़ें हैं, मसलन उनकी ख्वाहिश ये है कि बातचीत हो और वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। हुकूमत उनको ऑफ़र कर रही है, वो हुकूमत की बात नहीं सुन रहे और इस्टेब्लिशमेंट उनकी बात सुन नहीं रही। एक 1.25 साल से कमेटी बन गई है जो कि रऊफ़ हसन साहब कहते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। इसी तरह से बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, सिर्फ वहाँ पे जो ताकत का मरकज़ है उनसे बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये अभी तक एक ख्वाहिश है, एक प्रेशर या दबाव बढ़ाने का तरीका है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते आप ही से बात हुई थी, आप ही के प्रोग्राम में, कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ताहाल किसी किस्म की कोई जो खबर है वो नहीं है कि वो उनसे बात करें। मसलन जनरल नईम लोधी साहब की अगर आप तजावीज़
तजावीज़ को देखें जो उन्होंने अंसार अब्बासी साहब से बात की है, वो तजावीज़ भी वन साइडेड है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ऑफ़र कर रही है आप उनको देख लें, क्योंकि उनको बहरहाल मैंडेट मिला है जिसके बाद उन्होंने बातचीत के लिए कहा है। और वो क्या कह रहे हैं कि 2 साल तक आपकी हुकूमत को हम कतई तौर पर जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई ऐसी महाजराई इदारों के साथ नहीं करेंगे, कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो इदारों के साथ बातचीत के लिए वो अपनी शराइत जो है वो आयद कर रहे हैं, वो रख रहे हैं, और उसके बदले में वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की फौरी तौर पर रिहाई जो है वो अमल में आ जाए। जबकि सियासी हुकूमत जो है ना उसने 9 मई के मुकदमात को वो देख रही है, ना दूसरे मामलात हैं। नैब भी देखा जाए तो हुकूमत के ज़ेरे असर नहीं है, मगर हुकूमत कह रही है कि हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सरेदस्त नज़र ये आता है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक भरपूर ऑफ़र जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर जो है वो ताहाल बात नहीं करना चाहती। बहरहाल 2 साल की हुकूमत और गारंटी का मामला है। वो कहते हैं कि 2 साल की हुकूमत में हम आपको तंग नहीं करेंगे। यहाँ ये सवाल है कि गारंटी कौन देगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल एक मिसट्रस्ट है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में है, और कोशिश की जा रही है कुछ गैर सियासी किरदार जो है मुतहरिक हैं कि वो किसी तरीके से इस ब्रिज को और इस गैप को और इस ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया जाए। असमा, मगर क्या इस पे ये सूरत निकल सकती है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो 3 फैसले आए, वो तो ज़ाहिर है सवाल उठा बार बार कि वो तो फेयर ट्रायल हुआ ही नहीं है उनका, 1 हफ्ते में 3 फैसले देने थे। जिस जीनियस का भी आइडिया था उसने कानून की धज्जियाँ उड़वाई। मगर क्या ये डर है कि वो अगर उनको ये बरियत हो जाती है इन केसेस में, या वो रीट्रायल की तरफ जाता है मामला, तो कोई नए केसेस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नए मामलात खुल जाएंगे, या फिर इस बात का कोई ना कोई कंसेंसस बात पर मुज़ाकरात पहुंच सकते हैं कि इमरान खान को बाहर आने दिया जाएगा? देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो 2 दिन से तजावीज़ की बात हो रही है उसके जवाब में आज नैब ने 2 नए मुकदमात उन पे उनकी अहलिया पे बनाए हैं। तो अगर ऐसा होता कि वो उनकी जो पेशकश है उसके ऊपर काम धर रहे होते तो ये ना होता। और साइफ़र के मामले के अंदर भी बहुत एक वसूख के साथ कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको सामने रखा जाए कि उनमें शायद बरियत हो जाएगी। इसी तरह से तोशा खाना के अंदर ऑलरेडी उनकी जो सज़ा है वो मौत है। तो अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि अगर बरियत वाकई हो सकती है तो फिर नए केसेस जो हैं उनके अंदर उनका जो ट्रायल है उसको तेज़ किया जाए। मसलन 190 मिलियन जो पाउंड स्कैंडल है उसके अंदर भी डेली बेसिस के ऊपर पिछले हफ्ते तक होती रही समातें होती रही, और कहा जा रहा है कि आइंदा भी होंगी। तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ मुकदमात इतने बन जाएंगे कि अगर उनकी यहाँ से बरियत होती है तो उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। तो ये एक परसेप्शन है जो कि जिसको कि परसीव किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी। और आज जो नैब के 2 नए मुकदमात बने हैं वो भी इस बात की इजहार है कि हम और भी मुकदमात बना सकते हैं। इसका मतलब ये कि इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ बातचीत नहीं करे। तो ये मैसेजिंग है जो कि हो रही है दोनों तरफ से। यही वजह है कि आप देखते हैं कि कभी अली अमीन गंडापुर साहब चढ़ाई की बात करते हैं, कभी वो अडयाला जेल के सामने आके उनको रिहा करवाने की बात करते हैं, और कभी वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ये अलबत्ता बहुत अहम है कि इमरान खान साहब ने जो 3 लोगों के साथ बातचीत की इजाज़त दी है उसमें अली अमीन गंडापुर है, उसमें उमर अयूब है और शिबली फराज हैं। और तीनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के करीब तस्वुर कर रहे हैं या उनका राब्ता बहरहाल किसी न किसी सूरत मौजूद है। और अगर तीनों का नहीं भी है तो एक वर्किंग रिलेशनशिप अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनका मौजूद है, जिनकी हाल ही में मीटिंग भी हुई थी, आपको याद होगा, जो उनकी कोर कमांडर हाउस पेशावर में हुई थी। तो ये एक एलिमेंट के तौर पे इसको लिया जा रहा है, और इस बात से भी कोई दो इनकारी नहीं है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ जाए या किसी तरीके से वो सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना नज़रिया दे रही थी। आज के प्रोग्राम में तैयार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।